नमस्कार साथियों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो को आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है। इस क्लास को लास्ट तक देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों, जैसा कि बात करते हैं तो यहां पर लिखा गया है कि एग्जाम पास करवाने वाले टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जिनको यदि आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आराम से आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं शिक्षण के सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो शिक्षण के सिद्धांत है ना साथियों, इनकी बात करते हैं। देखिए, शिक्षण का मतलब पहले जान लीजिए। शिक्षण का मतलब हो जाता है साथियों टीचिंग हो जाता है। तो शिक्षण का मतलब क्या हो जाता है? टीचिंग हो जाता है। और टीचिंग का मतलब क्या होता है साथियों? पढ़ाना या किसी को सिखाने की बात करते हैं। जब हम किसी को सिखाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? शिक्षण कहा जाता है या टीचिंग कहा जाता है साथियों। और ये बात आप जानते हैं कि अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए आपको शिक्षण सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षण सिद्धांत के आप बच्चों को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि इन्हीं शिक्षण सिद्धांतों की सहायता से ही बच्चों को बेहतर तरीके से आप पढ़ा सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं। अच्छा, अगर आप देखते हैं तो ये जो शिक्षण सिद्धांत है साथियों, ये सीडीपी के सिद्धांत हैं। यानी कि सीडीपी हमें समझाता है और बताता है कि देखिए आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, और यह हर विषय में लागू होगा साथियों। जितने भी विषय आपके सीटेट से संबंधित हैं, हर विषय में रूल वही रहेगा। बस ये मान के चलिए केवल और केवल भाषा का फर्क रहेगा साथियों। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, हम बात करने वाले हैं अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में। अनुबंधन के सिद्धांत को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मूर्त और अमूर्त चिंतन के बारे में जानना पड़ेगा। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें मूर्त चिंतन के बारे में नहीं पता होता है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उन्हें अमूर्त चिंतन के बारे में भी नहीं पता होता है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मूर्त चिंतन के बारे में अगर आपको नहीं पता है और अमूर्त चिंतन के बारे में नहीं पता है। देखिए, मूर्त चिंतन का मतलब हो जाता है साथियों कि जो चीजें दिखाई दें, मतलब जो चीजें दिखाई दें। सबसे पहली विशेषता तो ये है, जो चीजें दिखाई दें, पहली विशेषता ये है। जिसे छुआ जा सके, क्या किया जा सके? जिसे छुआ जा सके, अर्थात टच किया जा सके साथियों। तो जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखते हैं तो मैं एलसीडी में आपको पढ़ा रहा हूं और इस एलसीडी को मैं टच कर पा रहा हूं साथियों। तो ये क्या है? मूर्त वस्तु है। तो ये क्या है? मूर्त वस्तु है साथियों। तो एलसीडी की बात करते हैं तो ये मूर्त वस्तु है। आप फोन की बात करते हैं, आपके हाथ में फोन होगा, क्योंकि फोन से ही आप हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। तो वो भी क्या है साथियों? एक तरह से एक ऐसा यंत्र है जो कि टच किया जा सकता है, अर्थात छुआ जा सकता है साथियों। तो वो भी आपका मोबाइल फोन की बात करते हैं, मोबाइल फोन की बात करते हैं साथियों। वो भी एक तरह से आपका, अगर आप देखते हैं तो मूर्त वाली वस्तु है साथियों। अच्छा, अगर आप देखते हैं तो ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक तरह से मतलब जो दिखाई दें, जिन्हें छुआ जा सके साथियों, ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है? मूर्त वस्तुएं कहा जाता है। और जब उन वस्तुओं के बारे में हम कुछ सोचते हैं, यानी कि उनके बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं साथियों, तो उसे क्या कहा जाता है? मूर्त चिंतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? उन्हें मूर्त चिंतन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं अमूर्त चिंतन के बारे में। तो अमूर्त चिंतन की बात करते हैं साथियों, तो ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें जो दिखाई ना दे साथियों, जिन्हें छुआ ना जा सके लेकिन महसूस किया जा सकता है। एक बार तो महसूस किया जा सकता है साथियों, उन्हें क्या कहा जाता है? मूर्त कहा जाता, अमूर्त कहा जाता है। और जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो उन्हें अमूर्त चिंतन कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं, जब हम इमेजिनेशन करते हैं किसी चीज के बारे में तो उसे क्या कहा जाता है? अमूर्त चिंतन कहा जाता है। ये बातें याद रखिएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, इसको समझने का और अच्छे से प्रयास करते हैं। देखिए, अनुबंधन के सिद्धांत की बात करते हैं तो अनुबंधन के सिद्धांतों को क्या कहा जाता है साथियों? सहचर्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अनुबंधन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सहचर्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो जाता है?
अनुबंधन का मतलब हो जाता है किसी चीज के बीच में क्या करना, एक जुड़ाव स्थापित कर लेना। क्या कर लेना? एक जुड़ाव या एक रिलेशन बना लेना साथियों, उसे क्या कहा जाता है? अनुबंधन कहा जाता है साथियों। अब यहां पर समझिएगा, जब बच्चे छोटे होते हैं, शैशवावस्था में होते हैं, और शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या है? 0 से 5 या 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था कहा जाता है साथियों। और इस अवस्था में जब बच्चे होते हैं तो अगर उन्हें किसी चीज को सीखना होता है तो वे अमूर्त चीजों पर चिंतन नहीं कर पाते हैं। मतलब जो चीजें नहीं दिखाई देती साथियों, उसके बारे में वे सोच नहीं पाते हैं। बस केवल और केवल अगर आप देखते हैं तो उन्हीं चीजों के बारे में सोच पाते हैं जो चीजें दिखाई देती हैं, अर्थात मूर्त वस्तुएं पर ही वे चिंतन कर पाते हैं, अर्थात सोच पाते हैं, और मूर्त वस्तुएं के माध्यम से ही सीख पाते हैं साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर इसको समझिए, यहां कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चों को किसी भी चीज के बारे में सिखाया जा रहा है तो मूर्त वस्तुओं के साथ जोड़कर, वस्तुओं के साथ जोड़कर एक तरह से उनको सिखाया जाए। ऐसे समझिएगा साथियों, जैसे आप कलम नामक शब्द के बारे में बता रहे हैं कि एक कलम होती है जो लिखने का काम करती है। तो जब आप कलम शब्द बोलेंगे साथियों तो उसी समय आपको क्या करना पड़ेगा? कलम दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा कि बच्चों से एक कलम होती है जिससे आप लिख सकते हैं, तो उन्हें तुरंत क्या करना पड़ेगा? कलम दिखाना पड़ेगा साथियों। अब जैसे कि बात करते हैं, आप बच्चों को दूध बता सकते हैं, दूध के बारे में, कि दूध जो है हमारे लिए काफी ज्यादा उपयोगी है, तो बच्चों को उसी समय दूध बताना पड़ता है। अब दूसरी बात, नेक्स्ट बात करते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बच्चे को, जब बच्चा छोटा होता है तब उसके घर के मतलब उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं, जैसे मम्मी की बात करते हैं या अन्य गार्जियंस की बात करते हैं साथियों, तो वे लोग क्या करते हैं कि अपने रिश्तों के बारे में समझाते हैं। कहते हैं ये तुम्हारे चाचा जी हैं, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारे पापा जी हैं साथियों। तो जैसे जैसे एक तरह से शब्द, जैसे चाचा बोला गया तो चाचा को तुरंत फ्रंट पर किया गया साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो बच्चा समझ गया कि अच्छा ये चाचा हैं। तो शब्द और जो मतलब एक चाचा हैं, जो एक तरह से वस्तु या प्राणी कह सकते हैं, उनके बीच में बच्चे ने क्या किया? अनुबंधन स्थापित कर लिया साथियों। उनके बीच में एक जुड़ाव स्थापित कर लिया, और जब भी कोई चाचा बोलेगा तो बच्चा समझ जाएगा अच्छा उन चाचा की बात की जा रही है, या एक तरह से सामने देखने पर बोल देगा ये चाचा है। दूसरी बात करते हैं, जैसे आप बच्चों को एक तरह से सेब, संतरे, केले के बारे में बच्चों को सिखा रहे हैं, तो फिर शब्द के साथ आप दिखाते जा रहे हैं, और दोबारा बच्चा एक तरह से कभी सेब देखता है। मान लेते हैं आप सेब के बारे में बता रहे हैं और बच्चे को एक बार चित्र आपने दिखा दिया, तो बच्चे ने शब्द और सेब के बीच में एक अनुबंधन, एक जुड़ाव स्थापित कर लिया। अब जब भी दोबारा एक तरह से कभी उसे सेब दिखा, वो देखते ही, फल को देखते ही बता देगा ये सेब है। तो अनुबंधन का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी बच्चों को कुछ आप सिखाएं, आप क्या करें? मूर्त वस्तुओं के साथ जोड़कर उस चीज के बारे में सिखाएं। तो इससे क्या होगा कि बच्चा सीख जाएगा और कहीं ना कहीं एक तरह से वो जुड़ाव स्थापित कर लेगा, और जब भी वो चीजें सामने कभी दिखेंगी, बच्चा आराम से बता सकेगा कि हाँ एक क्या चीजें हैं साथियों। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, शिक्षण के सिद्धांत में अगर आप देखते हैं तो मैंने आप सभी लोगों को बताया अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में। देखिए, ये जो सिद्धांत है ये हर विषय में अप्लीकेबल है। ये मत सोचिएगा कि एक तरह से ये केवल हिंदी में अप्लीकेबल है, या एक तरह से ईवीएस में अप्लीकेबल है, या एसएसटी में, या साइंस, या कह सकते हैं कि मैथ में। ये सभी जगह अप्लीकेबल है साथियों। ये बातें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला सिद्धांत हमारा कहता है, अनुकरण का सिद्धांत कहता है। देखिए, अनुकरण का सिद्धांत ये कहता है कि देखिए, बच्चे छोटे से ही क्या होता है कि एक तरह से अनुकरण करके सीखते हैं। यानी कि अनुकरण का मतलब होता है साथियों नकल करना। क्या होता है कि अनुकरण का मतलब हो जाता है नकल करना साथियों। यानी कि छोटे से ही बच्चे क्या करते हैं? नकल करके सीखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जब बच्चे छोटे होते हैं, कभी आपने थप्पड़ दिखाया होगा तो बच्चे ने भी थप्पड़ दिखाया होगा, और कभी आपने उनके सामने माचिस जलाया होगा तो बच्चे ने भी क्या किया होगा? माचिस जलाया होगा। जैसे बच्चे ने देखा होगा वैसे करने का प्रयास किया होगा। इसलिए जब आप बच्चों को पढ़ाएं या सिखाएं कोई चीजें, तो अच्छे तरीके से सिखाएं, ताकि बच्चा आपको अनुकरण जब करे तो बिल्कुल भी गलत ना करे। क्योंकि अगर आपने कुछ गलत सिखाया या गलत बोला या गलत शब्दों का चयन किया, तो समझ लीजिए बच्चे ने भी सीख लिया,
बच्चा भी सीख लेगा और इससे क्या होगा कि बच्चा का जो विकास होगा वो एक तरह से तो होगा लेकिन उतना बेहतर नहीं हो पाएगा साथियों। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो अनुकरण का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी बच्चों को कोई चीजें सिखाएं, आप बेहतर तरीके से सिखाएं जिस माध्यम से बच्चा सीखना चाहता है या बच्चा सीख सके साथियों। कि और आपको सही तरीके से इसलिए सिखाना है क्योंकि बच्चा आपका अनुकरण करेगा साथियों। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो अगला सिद्धांत कहता है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत कहता है साथियों। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है साथियों? अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी बच्चों को आप सिखाएं, उनको मोटिवेट करते रहें, अर्थात प्रेरित करते रहें। अगर आप प्रेरित करते रहेंगे साथियों तो निश्चित तौर पर बच्चों को जो सीखने का मनोबल है वो बना रहेगा। अब ऐसे सोचिए कि कैसे आप प्रेरित करेंगे बच्चों को? आप कहानियों के माध्यम से, कुछ एक तरह से जीवनियों के माध्यम से, ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो बढ़िया लोग होते हैं, उनका उदाहरण प्रस्तुत करके कि देखो अगर आप पढ़ते हो तो आप इनके जैसे बन सकते हो। तो इससे क्या होगा, उनका सीखने में मन लगा रहेगा साथियों। और साथ ही साथ आपकी टीचिंग मेथड बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि इंटरेस्टफुल होना चाहिए, ताकि बच्चों को पढ़ने में मजा आए और हर समय वो सीखने के लिए बिल्कुल तत्पर रहे साथियों। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पढ़ाएं तो अभिप्रेरणा एवं रुचि के सिद्धांत को भी आप कहीं ना कहीं ध्यान रखें साथियों। उसके बाद अगला सिद्धांत कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि एक तरह से एक्टिविटी की बात करते हैं। क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछते रहना चाहिए और एक तरह से स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रमों में उन्हें भागीदारी लेने के लिए कहना चाहिए, पाठों का अभ्यास करवाना चाहिए, मौखिक व लिखित कार्य करवाने चाहिए साथियों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला सिद्धांत कहता है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत कहता है कि देखिए, अगर कोई चीजों को बच्चों ने सीखा है तो उसे क्या करना चाहिए साथियों, ज्यादा से ज्यादा बार दोहराया जाए, ताकि जितनी ज्यादा बार दोहराया जाएगा उतनी ज्यादा देर तक या उतने लंबे समय तक बच्चों को वो चीजें याद रहेंगी। तो हमें सिखाते समय इन सिद्धांतों को भी ध्यान रखना चाहिए साथियों। यानी कि ये हमारे टीचिंग थ्योरी की बात करते हैं, अर्थात शिक्षण सिद्धांत के अगर आप देखते हैं तो ये भी एक पार्ट है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं साहचर्य का सिद्धांत, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि जो अनुबंधन का सिद्धांत है वही साहचर्य का सिद्धांत भी है। यानी कि कह सकते हैं कि जब किसी चीज को बच्चों को सिखाया जाए तो उसी समय क्या होना चाहिए साथियों, उसको एक तरह से उसको जोड़कर सिखाया जाना चाहिए किसी भी चीज के मतलब जैसे मान लेते हैं आप किसी चीज के बारे में सिखाने चल रहे हैं कि भाई आज मैं आप लोगों को सब्जियों के नाम सिखाऊंगा, और सब्जियों के नाम आप सिखाने चल रहे हैं तो बच्चों को शब्दों के साथ साथ सब्जियों के चित्र दिखाएं, या प्रत्यक्ष हो सके तो प्रत्यक्ष दिखा दें तो और अच्छा रहेगा साथियों। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और बच्चे सीख जाएंगे, अर्थात एक साहचर्य, एक अनुबंधन स्थापित कर लेंगे। और जब भी उस तरह की चीजें कभी सामने दिखेंगे और बच्चे उसके बारे में बता सकेंगे साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत कहता है कि देखिए, जब भी कोई चीजें सिखाएं, जैसे भाषा, यहाँ मुख्य रूप से मैं कहूंगा यहाँ भाषा को ज्यादा मैं प्रायोरिटी दूंगा। जैसे अगर आप लैंग्वेज बच्चों को सिखाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, या कोई भी आप भाषा सिखा रहे हो, तो ये चारों कौशल की बात करते हैं, SLRW की बात करते हैं साथियों। ये चारों कौशल कैसे होने चाहिए, एक अनुपात में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज को ज्यादा डेवलपमेंट, जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं कि रीडिंग में अच्छा करवा देते हैं, लिसनिंग में अच्छा करवा देते हैं और बाकी चीजों में नहीं करवा पाते हैं। लेकिन इनका एक रेशियो बना रहना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। उसके बाद यहाँ पर बात की जाती है कि शिक्षण सिद्धांत में इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बाल केंद्रिता के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि टीचर जब पढ़ाते हैं तो वे अपने आप में इतना मस्त हो जाते हैं कि बच्चे खुद भूल जाते हैं कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं या खुद समझ रहा हूं। और फिर क्या होता है, बच्चे इधर पीछे सो रहे हैं और टीचर महोदय हमारे पढ़ा रहे हैं साथियों। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप पढ़ाएं तो बच्चों को ही सेंटर में रखकर पढ़ाएं और बच्चों को एक तरह से बच्चों से बीच बीच में प्रश्न करते रहें या उन्हें एक्टिव करते रहें कोई ना कोई माध्यम से साथियों। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो फिर बच्चे सीखेंगे नहीं। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखना चाहिए, जब बच्चों को पढ़ाना चाहिए तो उस समय उनके स्वभाव, उनकी क्षमता, उनकी रुचि, उनका स्तर का ध्यान बहुत ज्यादा रखना जरूरी। उसके बाद कोशिश करें कि साथियों कि बच्चों को जब आप पढ़ाएं तो मातृभाषा में पढ़ाएं,
तो इससे क्या होगा कि बच्चों को सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वे आराम से चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे साथियों। और ये हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि हमारा एनसीएफ भी कहता है कि बच्चों को जब आप कोई चीजें सिखाएं या पढ़ाएं तो कहीं ना कहीं मातृभाषा में ही शिक्षण दे साथियों। अब बात करते हैं पुनर्बलन के सिद्धांत की, बात करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, पुनर्बलन सिद्धांत को भी आपको अपनाना चाहिए। और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया हुआ है साथियों? तो बीएफ स्किनर महोदय ने दिया हुआ है, ये बात तो आप जानते ही होंगे। अब पुनर्बलन किसे कहा जाता है, पहले तो ये समझ लीजिए, ऐसी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि कर दे साथियों। मतलब ऐसा काम जिससे बार बार रिस्पॉन्स करने का मन करे साथियों, उसे क्या कहा जाता है? पुनर्बलन कहा जाता है साथियों। जैसे कि मान लेते हैं एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है कि बैट बॉल शुरू कर रहा है खेलना। अब बैट बॉल में उसे क्या हुआ, बार बार आउट हो जा रहा है तो हतोत्साहित होगा, वो नहीं खेलेगा। लेकिन वो जब खेलना शुरू करता है साथियों, और एक बार क्या होता है कि उसका सिक्स लगता है, फिर दोबारा सिक्स लगता है, या उसको मारने में मजा आ रहा है, तो फिर क्या होगा, उस काम को बार बार करता रहेगा। जब उस काम को बार बार करेगा साथियों, तो उसी को क्या कहा जाएगा साथियों? कि एक तरह से पुनर्बलन कहा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको शिक्षण सिद्धांतों के कुछ सिद्धांतों के बारे में बता दिया है, एक दो सिद्धांत और बचे रह गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत की बात करते हैं। जब आप पढ़ाएं बच्चों को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रख के पढ़ाएं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं कि बस एक ही फ्लो में सबको पढ़ा देते हैं और एक ही माध्यम से सबको पढ़ा देते हैं, चाहे बच्चों को समझ में आए या ना आए। लेकिन नहीं, ये चीजें भी ध्यान में रखना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल ठीक ठाक होता है, जो जल्दी चीजों को समझ पाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए साथियों कि एक तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब हर एक बच्चे को ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं पढ़ाना चाहिए। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ टीचर ऐसे करते हैं, जो बच्चे तेज होते हैं उनको बढ़िया से पढ़ा देते हैं या उनके हिसाब से पढ़ा देते हैं जैसा वे चाहते हैं, और जो बच्चे धीमे होते हैं उनके हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं, जो कि एक गलत होता है साथियों। अब उसके बाद जीवन समन्वय का सिद्धांत की बात करते हैं। तो जीवन समन्वय का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चों को सीखने में तब मजा आता है जब उनको एग्जाम्पल उनके जीवन से संबंधित होना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं कि जो उनके लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, वो एग्जाम्पल होना चाहिए। आप सोचिए एक बार, बच्चा है उत्तर प्रदेश के किसी जिले से है और आपका एग्जाम्पल तमिलनाडु वाला चल रहा है, आपका एग्जाम्पल अमेरिका वाला चल रहा है, तो क्या ही बच्चा समझ पाएगा? बस उसके जीवन से रिलेटेड, यानी कि जो उसका वातावरण है साथियों, उसके वातावरण से संबंधित कोई आप एग्जाम्पल देंगे, जो बच्चा जानता है तो उसको समझने में बिल्कुल भी असहजता नहीं होगी, वो समझ भी पाएगा साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे में अगर आप देखते हैं तो इस क्लास में मैंने आप सभी लोगों को शिक्षण सिद्धांतों के बारे में बता दिया है। आइए अब हम अगली क्लास में बात करते हैं साथियों शिक्षण सूत्र के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में। अगर आप सभी लोगों को यह पहल अच्छी लगी हो कि छोटी छोटी वीडियो भी आपको मिलते रहें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।